नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। आज जो कि कम से कम भारतवर्ष में बहुत चर्चा है और ये चर्चा आई है, ऐसा लोगों का मानना है कि ये नेपाल से आई है और वो चर्चा और कुछ नहीं जेन-जेड की है। एक वोट चोरी के खुलासे के दौरान जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने युवाओं का, छात्रों का और जेन-जेड का आह्वान किया कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आएं, संविधान को बचाने के लिए आगे आएं। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे जेन-जेड के बारे में। क्या है जेन-जेड, क्या है उनकी भूमिका। केवल भारत और पाकिस्तान या एशिया की बात नहीं करेंगे, हम इस पर ग्लोबल बात करने जा रहे हैं। और चर्चा में जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारे सामने हैं प्रोफेसर दीपक मलिक साहब। परिचय के कोई मोहताज नहीं, जाना पहचाना नाम है। तो हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आजकल बहुत तेज, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि जेन-जेड को लेकर के हिंदुस्तान काफ़ी डरा हुआ सा महसूस कर रहा है। सत्ताधारी दल बहुत डरा हुआ महसूस कर रहा है। आखिर ये जेन-जेड को लेकर के इतनी ज़्यादा चर्चा और इतना डर, ऐसा क्या है इसके अंदर? कुछ हमें, हमारे दर्शकों को भी बताएं। अजय जी, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्रश्न पे हम लोग आज बैठे हैं बातचीत करने के लिए। ये जो बात है जेन-जेड की, ये न पुरानी है न बिल्कुल नई ही है। इसको हम लोग लगातार देखते रहे हैं, लेकिन इतिहास के विभिन्न चरणों में विभिन्न प्रश्नों को लेकर जेन-जेड जो है वो सक्रिय हुई है। जी। जैसे हम एक सरसरी निगाह से, जैसे कहते हैं बर्ड्स आई व्यू या ग्लिम्स अगर ले लें तो देखें तो एक बात उठती है, दुनिया में जो भी परिवर्तन के आंदोलन हुए हैं उसमें नौजवानों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और जो परिवर्तन के खिलाफ भी आंदोलन हुए हैं उसमें भी नौजवानों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब हमारे एक मित्र हैं सुरेंद्र प्रताप, अभी किताब उन्होंने लिखी है मोर्चाबंदी। सन 70 के करीब, 67-68 के करीब भाषा आंदोलन एक हुआ था, अंग्रेजी हटाओ वगैरह वगैरह का। जी। उसको आधार करके लिखा है उन्होंने। वो भी एक युवा पीढ़ी का विद्रोह था। मैं उस वक्त विश्वविद्यालय में पढ़ता था। मुझे थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती थी। मैं देखता था कि हमारे आसपास के विद्यार्थी बहुत बेचारे असमर्थ रहते हैं इन अंग्रेजी भाषा की वजह से, क्योंकि अंग्रेजी की ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती नहीं थी शुरू से। जी। उनको कोई इसका अंदाज नहीं था। और फिर एक विदेशी भाषा थी, उसको पढ़ने में, जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा कि भाई आपका 13 साल 12 साल तो उसी में खर्च हो जाएगा कि अंग्रेजी आप पढ़ें, उसके बाद आप विषय पढ़ें। जी। तो ये जो मामला था, इसको लेकर एक आंदोलन, मैं उस आंदोलन का में शरीक हुआ था। मैं लोहिया जी के जिसे कहते हैं आह्वान पे नहीं शरीक हुआ था। मैं बिल्कुल क्लासरूम में जो कठिनाइयाँ थी उसको देखकर मैं उसमें शरीक हुआ था। मैं शायद अकेला था, मैं मार्क्सवादी भी हो चुका था तब तक लगभग। तो इसलिए हमारे दल की दूसरी भूमिका थी उस आंदोलन में। एनीवे, हम ये जो बात शुरू किए थे कि जो युवा आंदोलन है, जेन-जेड का आंदोलन, जिसकी एक पराकाष्ठा हम नेपाल में देख रहे हैं कि 3 दिन के अंदर उन्होंने बिल्कुल से पूरा निज़ाम बिल्कुल से तोड़ दिया। हाँ। पूरा तख्ता पलट कर दिया, जिसे हम लोग बड़े पॉपुलर गाने में वगैरह में, पॉपुलर जिसे कहते हैं स्लोगन्स में कहते हैं कि सिंहासन खाली करो हम आते हैं वगैरह वगैरह। हाँ, आज दिनकर जी की जयंती भी मना रहे हैं। हाँ, दिनकर जी की जयंती भी मना रहे हैं। अच्छा, तो ये जो चीज़ें हैं ये अचानक 3-4 दिन में, क्योंकि मैं अब से काठमांडू में महीने भर पहले था, तो 3-4 दिन में इतनी बड़ी घटना हो गई। क्यों हो गई,
क्या हो गई। थोड़ा उस पर हम लोगों को समझना चाहिए और शायद उसके माध्यम से हम भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में एक नज़र दौड़ा सकते हैं कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, क्या होता रहा है। और उसके पहले जो हमारी एक पृष्ठभूमि है, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ हो, चाहे वो अक्टूबर क्रांति हुई हो, चाहे वो चीनी क्रांति हुई हो, चाहे वो भारतवर्ष की आज़ादी की लड़ाई हुई हो, जवाहरलाल तो युवा हृदय सम्राट कहे जाते थे। हाँ, उस आंदोलन में इसका मतलब युवक थे, इसका मतलब यूथ, जनरेट, बिल्कुल यही था। और दुनिया में जितने भी आंदोलन हुए और उसी के बाद मैंने एक दुर्भाग्य ही कहिए कि यहाँ बाबरी मस्जिद को लेकर राम मंदिर बनाने का आंदोलन हुआ। मुझे एक दिन किसी एक अच्छे संवाद पत्र के दफ्तर में किसी के लिए इंतजार करने के लिए मैं बैठा हुआ था। वहाँ नए नौजवान पत्रकारों के आपस में बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि हमने कोई जन आंदोलन नहीं देखा एक्सेप्ट कि हमने बाबरी मस्जिद ढहाने का आंदोलन से, वो भी आंदोलन है और वो भी झंझट नहीं किया था। मुस्लिम लीग पाकिस्तान अगर ले पाई तो वो भी लड़ के ले गई पाकिस्तान, वो भी झंझट था, उनका मुसलमानों का झंझट था। ठीक है, तो ये एक जो कैटेगरी है यूथ की जी, ये एक कैटेगरी समय समय पर एक्सप्लोड करती है, समय समय पर इस पर विस्फोट होते हैं। क्यों होते हैं उसके बारे में थोड़ा हम लोगों को सोचना चाहिए। बिल्कुल। एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि मैं इसमें एक बेंचमार्क के रूप में एक सन 68 के करीब, चूँकि हम लोग भी विद्यार्थी आंदोलन में आए, 68 के करीब फ्रांस में और जर्मनी में और उसके देखा देखी इंग्लैंड में और से अमेरिका तक पूरे मतलब पश्चिमी दुनिया में एक बहुत बड़ा विद्यार्थी आंदोलन, नौजवानों का आंदोलन शुरू हो गया था। लेकिन उनके आंदोलन का उद्देश्य क्या था? वो कोई एक जैसे कहते हैं अपने यूटोपियन सोशलिज्म जिसे कहें, या यूटोपियन एक जैसे हम अगर कहें कि हम कल आपको राम राज्य यहाँ ला देंगे या कल ही एकदम से एक यहाँ एक स्वर्ग राज्य बन जाएगा हिंदुस्तान में, कुछ उस तरह की धारणा यूटोपियन जो एक मिनट में नहीं लाया जा सकता है। इस तरह की बातें हुई। उसमें जो नेतागण थे उसमें दो बड़े महत्वपूर्ण नाम उसमें उभरे थे, जिनका नाम मुझे इत्तेफाक से अभी भी याद है, रूडी डुटसे एंड कोहेन बेंडिट एंड रूडी डुटसे। पेरिस में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ उनका, और उस वक्त के और आज के भी वक्त के शायद एक बहुत महत्वपूर्ण द्वितीय महायुद्ध के बाद के जो दार्शनिक रहे हैं, जहाँ पॉल सार्त्र फ्रांस के, वो बाकायदे उनके जुलूस में शामिल हुए थे और पूरे फ्रांस का बुद्धिजीवी वर्ग शामिल हुआ था उसमें। बिल्कुल, और नौजवान विद्यार्थी थे। एक बड़ी सुंदर कल्पना थी कि एक बेहतर विश्व बनाने के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उसमें जो कल्पनाएं थी वो कल्पना ही थी। उसके बाद बिल्कुल से यूरोप में और अमेरिका में सब जगह बिल्कुल रिवर्स गियर में दक्षिण बनता था गया। ये भी हुआ। हमको ये भी जांच कर लेना चाहिए कि यहाँ क्या हो सकता है। ये तो हुआ। एक जो दूसरी बात है, उस समय पश्चिम के युवा जो है वो कहीं एक निष्कृति खोज रहे थे। मतलब उस समय पश्चिम के अंदर बहुत सारे आंदोलन हुए, इंग्लैंड में, यहाँ वहाँ। वो आंदोलन कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे झंडा तान के या मुट्ठी तान के आंदोलन हो। संगीत में आंदोलन हुआ। बीटल्स थे, उन्होंने जैसे कहते हैं प्रोटेस्ट सॉन्ग गाए और वो सॉन्ग बिल्कुल से पॉपुलर हो गए, वो गाने पॉपुलर हो गए। इसी तरह से हजारों तरह के मूवमेंट हुए। हिप्पी आंदोलन हुआ। हिप्पियों ने कहा कि भाई साहब, हम इस औद्योगिक सभ्यता संस्कृति, इस पूंजीवाद की सभ्यता संस्कृति को टोटली अस्वीकार करते हैं। हम एक वैकल्पिक जीवन चाहते हैं, इसमें हमको निष्कृति नहीं हो रही, इसमें हमको हो रही। छोटा सा हम एक जिसे कहते हैं डिविएशन जाएंगे। बनारस का जिक्र करूँगा। बनारस में बीट पोइट्स में एक बहुत बड़ा नाम, अमेरिका के बीट पोइट्स से एलन गिन्सबर्ग उस समय बनारस में थे। 70 का वाक़या है।
मेरा भी थोड़ा बहुत कम, बहुत छोटा रिश्ता तो नहीं कहूँगा, मुलाकात एक आध जगह हुआ था, दर्शन हुआ था। रेनेसांस पर बहुत बड़े अमेरिका के कवि माने गए थे और ये इसी पीढ़ी के कवि थे, इस पूरे रिजेक्शन के कवि थे। उनकी कविता तो ये नहीं है, लेकिन वो हमारे एक मित्र थे मुन्ना भाई, आज हम लोग सब लोग 70 के उम्र में आ गए हैं, सब हमारे मित्र वगैरह लोग, कुछ लोग दुनिया में हैं, कुछ लोग दुनिया से चले गए हैं, वो भी दुनिया से चले गए हैं, लेकिन वो उनके साथ बनारस में घूमते रहते थे, घाट में जाते थे रात 1 बजे 2 बजे रात को। तो उनकी एक लाइन थी जो वो अपने गिड़गिड़ाते रहते थे, कहते रहते थे थोड़ा, I have seen the best brains of century walking naked on the streets of वाराणसी। ये जो है कि कोई ज़रूरी है कि हम बिल्कुल से सब कुछ पा ही जाए, हमारे पास गाड़ी हो, ये हो, वो हो, टेलीविज़न वगैरह वगैरह सब कुछ नहीं, साधारण जीवन भी हम जी सकते हैं। एक वैकल्पिक जीवन धारा का एक कवि था वो, और उसने कहा कि भाई ये हमारे सन्यासी लोग हैं, 2-3 बजे बनारस में लोग बहुत लोग निकल पड़ते हैं स्नान करने के लिए। उसने कहा कि बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ 20th सेंचुरी, जो रंगे सड़कों पे घूमते हैं, उनको देखा है मैंने। तो एक जो युवा, जो एक विद्रोह है और जो युवा आंदोलन है, जो युवा जो इस तरह के संगठन माने जो बने हैं, उसमें 2-3 मैं कहूँगा कि 2-3 चरण में वो बातें आई हैं। एक तो ये शुरुआती यूरोप वाला दौर है, यूरोप अमेरिका का, पश्चिमी दुनिया का, जिसमें पश्चिमी दुनिया का जो यंग आदमी था वो उकता गया था पूंजीवाद से। रोजाना की उस 10 से 5 की ड्यूटी, या हमारे यहाँ तो थोड़ा 10 से 5 की ड्यूटी भी छोटी ड्यूटी हो जाती है, उनके यहाँ सुबह 8 बजे से लोग दफ्तर में चले जाते थे और फिर शाम को 4-5 बजे निकलते थे, और जो कारखाने में काम करता था उसका भी यही हाल था। तो ये सब जो एक इसको कहते हैं एक थकान पूंजीवादी व्यवस्था से, इस पूरे इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन से एक थकान आ रही थी, उस थकान का एक्सप्रेशन था उनका रिवोल्ट। आज हमारी दुनिया में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है। आपने पिछले बातचीत में जिक्र भी किया था कि इसके पहले इंडोनेशिया में, केन्या में, बांग्लादेश में, बहुत सारी जगहों में, और आज आपने अभी भी जिक्र किया कि यहाँ कुछ देहरादून और लखनऊ में भी कुछ सुनने को मिला है। देहरादून लखनऊ में भी कुछ। उसके पीछे हमने जो देखा कि जो चीज़ें इंडिया में शुरुआत हो रही हैं, ये जेड ही तो है सर, जो आज सबसे ज़्यादा प्रभावित है। उसको कुछ कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। एजुकेशन के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है, रोजगार के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है। और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान का यही वो आयु वर्ग, इसी आयु वर्ग का तो बच्चा है जो कि अपने सपनों को लेकर के अमेरिका जाना चाहता था, जिसमें कि ट्रम्प साहब ने H1B वीज़ा का नया कानून लिया करके उस पर $1 लाख कहाँ से भरेगा वो। ये तो बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये जो हमारा नौजवान है, एक इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन का ILO का एक डेटा भी है कि लगभग मेरे ख्याल से 83% उनका है कि 83% जो नौजवान हैं वो जॉबलेस। हाँ, उनके पास कोई काम नहीं है। अब ये जो सवाल उठता है, काम नहीं है लेकिन शिक्षा है, पढ़ाई लिखाई है, कुवत है, स्किल है, सब कुछ है। अब देखिए इसमें सरकार क्या कदम उठाती है, क्यों अनपॉपुलर होती है सरकारें इस सवाल पे। आज उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, हमने जवाहरलाल के वक्त से, पहली योजना के वक्त से ही हमने एक फैसला किया था, एक जनरल फैसला किया था कि हम शिक्षा का जो दीपक है, उसका जो लौ है, उसको घर घर में ले जाएंगे, सारे अंधेरे को दूर करेंगे, हर एक आदमी को शिक्षित करेंगे। ये हमारा उद्देश्य था। तो जिसे कहते हैं मास एजुकेशन। अब वो आज प्राइमरी स्कूल रोक रही है, प्राइमरी स्कूल खत्म कर रहे हैं, शिक्षा के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको कम कर रहे हैं।
आप जानते हैं कि किस तरह से फीसें बढ़ाई गई हैं बुरी तरह से यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ तक कि सरकारी कॉलेज स्कूलों में भी फीसें बहुत बढ़ी हैं। और प्राइवेट का तो कुछ कहना ही नहीं, 10 लाख 5 लाख 20 लाख लोग मांगते हैं। यहाँ तक कि हालत ये है कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए इतना ज़्यादा पैसा हमारे देश में खर्च होता है, क्योंकि मैंने खुद कुछ लोगों के लिए मतलब काफ़ी कोशिश की है, मैंने कैंपेन किया है एक कि भाई इनका दाखिला हो। महाराष्ट्र में मैंने एक किसी हमारे एक मित्र रहे हैं, डॉक्टर ही रहे हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट BHU में हो गए थे चेस्ट के, लेकिन उनकी बेटी के एडमिशन के लिए मेडिकल में हमारे एक मित्र थे वाइस चांसलर साहब, मैंने उनसे कहा कि साहब ये इनका महाराष्ट्र में तो बहुत प्राइवेट एजुकेशन है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, सरकारी मेडिकल कॉलेज में हो नहीं पा रहा था, बहुत नीचे नंबर आ रहा था, तो ये था कि भाई कुछ करवा दीजिए कैसे। कहा कि 1 करोड़ रुपया लगेगा। हमने कहा भाई 1 करोड़ रुपया, ये कब की बात होगी सर? अरे आज से 15 साल पहले की बात, 10 12-15 साल पहले की बात है। आप सोचिए 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए कौन दे सकता है? हाँ, मैंने जिनके पास ब्लैक मनी का पैसा है, हाँ, जमींदारी का पैसा है, वो दे दें तो दे दें। बिल्कुल। शोषण का पैसा होगा उन्हीं के पास, या बहुत ज़्यादा कमा लिए होंगे, राजनीति करके भी कुछ लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। 1 करोड़ रुपया भाई, हम तो माथा पीट लिए जैसे कहते हैं। हमको लगा भाई क्या है, कैसे होगा? नतीजा ये है कि 1 करोड़ की जगह 25 लाख 30 लाख 30 लाख में दाखिला यूक्रेन में हो जा रहा था। रशिया के टुकड़े टुकड़े हो गए थे 91 के बाद। उन बहुत सारे देशों में मेडिकल की डिग्री 20 लाख 30 लाख 15 लाख रुपए में मिल जा रही थी, 4-5 साल की पढ़ाई। तो अब बहुत लोग बाहर भी आने लगे इसी। और एक तो शिक्षा महंगी, दूसरा शिक्षा के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके जो मौके हैं उसको कम करना। अब तक ये था कि भाई विश्वविद्यालय के स्तर पे कम कर रहे थे, हायर एजुकेशन के लेवल पे कम कर रहे थे। हायर एजुकेशन के लेवल पे कम करने का बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हमने आज की तारीख में कॉम्पिटिटिव इम्तहान डाल दिया है, एंट्री एग्जाम में, किसी भी कोर्स में एंट्री में 50% लोग चढ़ जाते हैं, 50% से भी ज़्यादा चढ़ते हैं। मैं तो 50% थोड़ा ज़्यादा ही कह रहा हूँ, शायद 50% से भी बिल्कुल 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 ज़्यादा, इससे ज़्यादा ही चढ़ जाते, उससे ज़्यादा चढ़ते हैं वो। और उसके बाद आप आइए तो हर कदम में इम्तहान, इस तरह से इम्तहान बने हुए हैं कि जिससे आप चढ़ते जाएंगे, आप छटनी हो जाएगी, और आखिर में एक तलछट जिसे कहते हैं वो निकलेगा उसमें से। दिल्ली में 90%, 88%, 89% विद्यार्थी जो बेचारे नंबर उठाते हैं उनका दाखिला नहीं हो पाता है। 90, 91, 92 में हाँ नंबर चलता रहता है। यह तो ये तरीका है हायर एजुकेशन में कंट्रोल करने का। हायर एजुकेशन को भाई इसमें कम से कम लोग आए, फिर पैसा भी दें, फिर ये भी करें। अब जो शुरू हुआ है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने शुरू किया, आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने बेसिक स्तर पे जो एजुकेशन है उसमें भी रोक लगाना शुरू कर दिया। तो नीचे से भी ऊपर से भी दोनों तरफ से शिक्षा की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसका, ये स्वाभाविक रूप से ये बहुत अधिक फ्रस्ट्रेशन तो जमा करेगा, बहुत अधिक इसमें निराशा तो होगी ही। बिल्कुल। हाँ, और दूसरी तरफ क्या है, इंफॉर्मेशन या जो सूचना है, सूचना का युग आ गया है। चारों तरफ टेलीविज़न हम देख सकते हैं, टेलीविज़न भी अब तो रिजेक्ट हो गई है, तो लोग अपना मोबाइल फोन में ही सब कुछ देख लेते हैं। बिल्कुल, वो तो उसी में सब कुछ है, सारी दुनिया उसी में है, सारी दुनिया उसी में। तो अब ये एक आम नौजवान को, जैसे हम एक साइकोलॉजिकली देखें, एक नाम नौजवान तो अपने उस मोबाइल फ़ोन में, मल्टीमीडिया फ़ोन में सब कुछ देख रहा है। अब आप कोई भी जो कुछ देख रहा है, जिस तरह से दुनिया में ज़िंदगी चल रही है, उसका एक शतांश भी आप नहीं देना चाहते, 1/10 के लिए भी आप राजी नहीं हैं कि आप उनको जगह दें समाज में। तो आखिर वो क्या करेगा? वो जनजेट बनेगा, जो नेपाल में बना। नेपाल जो कि छोटा मुल्क है, इसलिए वहाँ पर ये एक्सप्लोजन बना, ये विस्फोट जो है बड़ा गहरा हो गया। हाँ,
जैसे इस कमरे में ये अगर छोटा कमरा रहता तो इसमें एक बम फूटता तो भयंकर बम फूटता। बिल्कुल। थोड़ा सा अगर बड़ा मैदान हो तो वहाँ बम फूटने से 10-5 आदमी बच भी सकते हैं, यहाँ तो हम दोनों आदमी मर जाएंगे। जी। तो ये जो हुआ विस्फोट नेपाल में, शिक्षा सबको मिलना शुरू हुई। भारत सरकार का नकल हम नहीं कर रहे हैं, और सभी लोगों की इच्छा होती है कि भाई शिक्षा बढ़े। नेपाल में भी उन्होंने शिक्षा को बढ़ाया, काफ़ी बढ़ाया। एक ज़माने में सब लोग BHU में आते थे, बनारस में आते थे। यहाँ एक इम्तहान होता था, एडमिशन का इम्तहान का होता था। उसमें कम से कम हर साल 15 से 20 हज़ार नेपाली विद्यार्थी आते थे इम्तहान देने को। अब आज के तारीख में कोई नहीं आता है वहाँ, क्योंकि हो गया वहाँ अपना सिस्टम बना लिया उन्होंने, जब से राजशाही वगैरह खत्म हुई। तो हमारा ये कहना है कि वहाँ पर ये रिवोल्ट हो गया, उसमें एक बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोगों के एस्पिरेशंस, जो उनकी आकांक्षाएं थी, उसको पूर्ति करने की क्षमता एक तो राज्य में या समाज में या दिखलाई नहीं पड़ रही थी। दूसरा ये है क्योंकि नेपाल उतना बड़ा देश नहीं है, और नेपाल की जो पूरी की पूरी जो अर्थनीति है वो ज़्यादातर थोड़ा सा टूरिज़्म पे और बाकी इसी तरह की चीज़ों पर आधारित है। हम थोड़ा सा बड़े मुल्क हैं, बहुत तरह का हमारे यहाँ अर्थतंत्र है, और हम ये मानते हैं कि हाँ एक सेकंड में ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। उसकी वजह है कि डेवलपमेंट के लेवल बहुत अनइवन है, कहीं ज़्यादा विकसित है, कहीं कम विकसित है, कहीं थोड़ा विकसित है, हर तरह से 10% 20% पर। यही वजह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ लोगों को लड़ा कि अपना कब्जा कर ली। नहीं सर, जो अभी आप बताना चाह रहे हैं उसमें एक चीज़ जोड़ना चाहेंगे कि अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया टीचर्स को लेकर के, जो TT को लेकर के उसको अनिवार्य कर दिया उन्होंने, और ये भी कहा कि वो चाहे 55 साल का आदमी हो, 5 साल उसकी रिटायरमेंट हो, उसके लिए भी ये जरूरी है, और जो न्यू कमर आएगा तो उसके लिए तो जरूरी है ही है। इसमें दक्षिण की तरफ अगर जाएंगे, तमिलनाडु ने उसका समर्थन किया है क्योंकि उनके यहाँ वो स्थिति है, लेकिन हिंदी पट्टी में तो वो चीज नहीं है। तो जो अभी आप विविधता की बात कर रहे थे, वो चीज सामने अभी रिसेंट दिखाई दे रहा है हम लोगों को। तो ये जो है, इसीलिए कहा जाता है कि भारतवर्ष में जो बहुत इकोनॉमिस्ट विचारक लोग हैं, बाकी सब लोग हैं, जो सोच समझते हैं कि जैसे झंझट का एक रिवोल्ट एकदम 3 चीज़ें दिखलाई पड़ने लगता है नेपाल में, उस तरह की घटना शायद भारतवर्ष में नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि एक बहुत ही विविधता बहुत ज़्यादा, और दूसरा है कि डिफरेंट स्टेज में सोसाइटी है। हाँ, एक स्टेज नहीं है, एक मुल्क ये है भी नहीं, उस तरह से कहा जाए तो ये अभी तो इसको संघीय, हाँ, संघीय यूनियन का नाम दिया गया है, संघीय वो मामला है। तो अब ये जो बातें उठ रही हैं, ये इसमें 2-3 चीज़ें हम कहना चाहेंगे और बोलना चाहेंगे। एक तो टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका है। टेक्नोलॉजी आज काफ़ी महत्वपूर्ण कारक बन गई, और जिसमें सिर्फ हम नहीं फंसे हैं, अमेरिका फंसा हुआ है। वाकई दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीवाद का जो केंद्र है, एकदम से मरकज, जिसे उर्दू में कहते हैं, वो मरकज फंसा हुआ है उसी में। क्या है टेक्नोलॉजी? अभी ट्रम्प साहब, छोटा सा उदाहरण लेते हैं, ट्रम्प साहब का जो पूरा जो ये टैरिफ और ये वो का जो पूरा आंदोलन है, जो पूरा उनका मुहिम है, इस मुहिम के पीछे ये है कि अमेरिका में पिछले दिनों तीसरी दुनिया से जो हमारे बिजनेसेस वहाँ चले गए थे, वो उन्होंने प्रोडक्शन करवा लिया सस्ते दाम में वहाँ के मजदूरों से, क्योंकि वहाँ मजदूरी वगैरह कम है, तो वो माल फिर बिकने लगे हमारे अर्थतंत्र में, और हमको ये हुआ कि सस्ते में मिल गई चीज़ें। तो हमारे यहाँ जो अपना जो प्रोडक्शन होता था वो महंगा पड़ता था, और वो बिकना बंद हो गया। इससे बेरोजगारी हो गई। हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, अमेरिका को फिर से पुराने इसमें लाएंगे। अब देखिए, इसमें 2 दिक्कतें आई हैं। एक तो अमेरिका को 52-53 में वहाँ पर राष्ट्रपति थे dwight D. Eisenhower,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कमांडर इन चीफ थे, पूरे ऑपरेशन के कमांडर इन चीफ थे आइजनहावर साहब। बाद में प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट से जब वो मुक्त होने लगे, रिटायर होने लगे, उन्होंने एक बात कही थी, हम समझते हैं कि मैंने ये बड़ी मार्के की बात थी, बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। वो उन्होंने फेयरवेल डिनर में उन्होंने कहा था, उन्होंने फेयरवेल डिनर में कहा था कि अमेरिका जो है एक सैनिक औद्योगिक राष्ट्र है। मतलब हमारा कुल मामला जो है वो लड़ने लड़ाने, बम बनाने, बेचने, हवाई जहाज बेचने, बॉम्बर बेचने, इसका उसका, और उसी के लिए इंडस्ट्री हम बनाते हैं। ये बाकायदे उन्होंने कहा था कि इट इज़ इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स। ये जो शब्द है ये किसी अर्थशास्त्री ने दिया, किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने दिया। निवर्तमान अमेरिकन प्रेसिडेंट और जो कमांडर इन चीफ थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, dwight आइजनहावर साहब ने कहा है। तो वो जो लड़ाई वाला जो मामला है, जिसमें पूरी अमेरिका की अर्थनीति चलती रहती थी, उसमें दो तीन चीज़ें थोड़ी सी जिसे कहते आड़े हाथ आने लगी। हम कुछ चीज़ों को समझ भी सकते हैं, जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध कंटिन्यू क्यों कर रहा है 4 साल से। रूस तो 15 दिन में लड़ सकता है यूक्रेन को। ये सब कुछ ये है कि भाई आर्म्स बिकता रहे, ये सब कुछ है। पूरे अरब दुनिया में आर्म्स का व्यापार है, पूरा पाकिस्तान आर्म्स के बिजनेस में है। हमारे राजनाथ सिंह भी आजकल उसी में कूद पड़े हैं, आर्म्स के बिजनेस में बेचने लगे हैं। वो भी सोचते हैं कुछ हम भी ऐसे में हाथ बढ़ा रहे, कुछ करें। तो ये जो हुआ है कि ये जो लड़ाइयाँ हैं, ये लड़ाइयाँ 91 के पहले जब तक सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन के डर के मारे पूरी दुनिया की जो सरकारें थीं वो बहुत बड़ी मात्रा में आर्म्स इक्विपमेंट खरीदती थी। थोड़ा सा उसमें कमी आई है। युद्ध अपनी जगह पे हो रहे हैं और युद्ध चलवाए जा रहे हैं बाकायदे हैं। अब आज नेतन्याहू साहब जो इजराइल है, वो पूरे मिडल ईस्ट के, पूरे मध्य प्राच्य के जो भी मुल्क हैं, सारे मुल्कों पे हमला बोल रहा है। लेबनान, जॉर्डन, यमन, ईरान, कोई किसी को नहीं छोड़ रहा। दोहा पे जहाँ पर एक्चुअली अलायंस मुल्क है, वहीं से इजराइल और 2 अरबों की दोस्ती शुरू हुई, थोड़ी बहुत जो शुरू हुई, उस पर हमला कर दिया उसने। ये क्यों किया जा रहा है? हमको इसका थोड़ा सा भीतर से भी एक दृष्टिकोण खोलना चाहिए, कारण खोलना चाहिए। अलानाहक नहीं है या यूं ही नहीं है, ये है कि लड़ाइयों को चलाया जाए। और इसीलिए अमेरिका कुछ नहीं बोल रहा है, आज भी कुछ नहीं बोल रहा है। महाशक्तिमान अमेरिका, महाशक्तिमान है उसके प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब का क्या एक्सप्लेनेशन है? एक्सप्लेनेशन उनका कि अरे वो उन्होंने कर दिया और हमको सूचित नहीं किया, वो बता दिए होते तो हम उनको कुछ कहते। क्या मजाक की बात करते हैं भाई, आपको एक एक इंच पता है। और दूसरी बात ये है कि आप अगर आज कह दें कि हमारे खबरदार, हमारा इस लड़ाई को बंद करो, हम तुम्हारा पूरा सप्लाई लाइन बंद कर देंगे, 5 घंटे में, 4 घंटे में ये लड़ाइयाँ खत्म हो जाएगी। कोई कहीं नहीं, शांति हो जाएगी, पूरी शांति हो जाएगी, गाजा फाजा सब गायब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। चलवा रहे। तो एक तो वो अर्थतंत्र है। अब वो जो हो रहा है कि उस अर्थतंत्र में एक चीज और रहा है। ट्रम्प साहब की बात छोटी सी लेके फिर उसके बाद हम लौटाएंगे एक नौजवानों में सारी जो है। जैसे अभी मैंने एक ILO का डेटा मैंने दिया कि 83% हमारे नौजवान बेरोजगार हैं। हम दुनिया के डेवलपमेंट को अस्वीकार करके तो नहीं चल सकते हैं, उसी टेक्नोलॉजी में हमको भी चलना होगा। बिल्कुल। और वो हमने टेक्नोलॉजी ले ली है। हो क्या रहा है? भयंकर बड़ी तेजी से ऑटोमेशन हुआ है टेक्नोलॉजी में। और जैसे ट्रम्प साहब जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक जो प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है और जो हमारे लिए भी खड़ा होगा, अभी हम थोड़ा सा पीछे हैं क्योंकि हम अभी भी विकसित देश, विकासमान देशों में गिने जाते हैं। एक ये हुआ है, उन्होंने कहा कि हम अमेरिका में फिर से कार की इंडस्ट्री डेवलप करेंगे। अमेरिका कार
70 साल तक कार बनाता रहा है, कार का मालिक रहा है दुनिया में। फोर्ड साहब वहीं जन्म लिए, फोर्ड साहब के नाम पे कार जानी जाती थी, हेनरी फोर्ड। और एक शहर होता था डेट्रॉइट, जहाँ कारें बनती थी। आज वो शहर खंडहर हो गया, क्योंकि कारें अब जापान से आती हैं, कोरिया से आती हैं, दुनिया के दूसरे किनारे से आती हैं। हो सकता है कुछ दिनों में भारतवर्ष से भी, तमिलनाडु से बहुत बड़ा कार इंडस्ट्री तमिलनाडु में है, वहाँ से जाने लगी। अफ्रीका में तो जाएगी नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों में देखा है अफ्रीका के कुछ हिस्सों में वो कारों भारतीय कारों जाते हुए। तो अब उन्होंने कहा कि कार इंडस्ट्री हम फिर दोबारा लाएंगे, बेरोजगारी ख़त्म करेंगे। बेरोजगारी 83% हिंदुस्तान में, वो अपनी बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे बेरोजगारी ख़त्म करेंगे। वहाँ तो एक आदमी ने डिस्क्राइब किया है जो बड़ा हास्यास्पद लगता है, विद्रूप है एक तौर से, कि अब कार तो आदमी नहीं बनाते हैं, वो तो मशीनें बनाती हैं, वो तो ऑटोमेटिक रोबोट बनाती हैं। तो आप कार बनाइए, लेकिन तो रोबोट बनाएगा। जिस कारखाने में 10,000 कर्मचारी काम करते थे, मजदूर काम करते थे, उसकी जगह पर शायद 500, 600 या 400 या 300 या 200 आदमी केवल रहेंगे, जो रोबोट को बस देखते कंट्रोल करेंगे और चलाएंगे। तो ये देखिए एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन भी आया है, ये सब चीज़ें। ये अब तो AI भी आ गया है, रोबोट से भी AI आ गया है, AI तो बहुत बुरी तरह से आया है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा हुई हैं। मैं कहूँगा ये एक ट्रांजिशन का युग है, एक दुनिया में बदलाव का युग है, और उस बदलाव को हम लेने के लिए तैयार नहीं हैं। और हम तो छोड़ दीजिए, हम तो भाई छोटे मोटे कारीगर हैं, अमेरिका तैयार नहीं है। तो ये बड़ा भारी बदलाव है, और उसमें यूथ का रिवोल्ट होना, क्योंकि अगली ज़िंदगी तो उसी की है और उसी के युग में है। अगर उसकी नौकरी वो रोबोट खा जाएगा, कहाँ जाएगा वो? तो ये झंझट का एक जनरल मैं कहता हूँ जो गुस्सा है, चाहे वो नेपाल में हो, क्योंकि नेपाल में नौकरियाँ नहीं हैं, बाहर जाना पड़ता है। मैं काठमांडू में जाता आता रहता हूँ, उनके एयरपोर्ट में भीड़ लगी होती है, जैसे बनारस कैंट स्टेशन में भीड़ लगी होती है। कहाँ जा रहे हैं? दुबई जा रहे हैं, गल्फ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, नौकरी खोज में। ये बांग्लादेश में, ढाका में भी मैं गया था, ढाका में भी यही थी। अरे बाप रे बाप, हजारों की लाइन लगी हुई थी जाने आने की, क्योंकि गरीब मुल्क था। तो ये जो है कि आज जो टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं, और जो पूरा बेरोजगारी का माहौल है, और जो जिस तरीके की सरकारें बन रही हैं, सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारें कह रही हैं कि भाई नए तरह के बड़े पूंजीपतियों को, अंबानी अडानी से लेके, अमेरिका में वो क्या नाम है, कौन एक तो अरे बड़े दोस्त बने थे शुरू में, क्या नाम उनका? मस्क। हाँ, एलन मस्क साहब, जो AI के बड़े भारी वो हैं और ऑटोमेटिक कारें बनाते हैं वगैरह वगैरह। ऐसे लोगों को लेके आज पूरी अड़चन चल रही है। हालात ये हैं कि आज की तारीख में जो हमारी जो विदेश नीति रहती थी, पहले हम कहते थे कि हम एक गुटनिरपेक्ष नीति वगैरह लेंगे। आजकल कोई गुटनिरपेक्ष वगैरह की बात नहीं करता है। जब भी प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, अपने साथ बिजनेस डेलीगेशन लेके जाते हैं जी। और उनके भी प्रेसिडेंट साहब जो आते हैं, अपने साथ बिजनेस डेलीगेशन लेके आते हैं। अब हालात ये हैं कि इन पूंजीपतियों के सहारे अगर आप दुनिया बनाना चाहेंगे नया, और सभी लोग यही कर रहे हैं, एक ही विचारधारा है, घूम रही पूरी दुनिया में ऐसे जी। तो यूथ जाएगा कहाँ बेचारा, नौजवान जाएगा कहाँ? दर्शकों, आप सबको बता दें कि ये अभी आप तक ने काफ़ी कुछ झंझट के बारे में, ये झंझट हैं क्या, क्यों इस तरह से वो आक्रामक रूप से दिखाई दे रहे हैं, सत्ता जो भी हो, कहीं की भी हो, वो उनसे इतनी भयभीत क्यों हो रही है, ये समझने और इसकी गहराई में जाने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो काफ़ी कुछ लंबा है, इसे आप देखेंगे। हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और इसको जारी रखते हुए इसका दूसरा एपिसोड हम अगले अंक में आपके सामने लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें
आज्ञा दें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।